आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। आए दिन ये चर्चाओं में बना रहता है, चाहे बात इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे नेशनल लेवल की बात हो, चाहे जितने भी G20 सम्मेलन हो या G7 सम्मेलन हो या ब्रिक्स सम्मेलन हो, जितनी प्रकार के सम्मेलन होते हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र क्यों होता है, ये क्या है, इससे हमारे आम जीवन की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ हमारी स्लाइड में देख पाएँगे कि सबसे पहले आप ये जानिए कि वायुमंडल कहते किसको हैं। तो बेसिकली जो वायुमंडल होता है, वो पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर को कहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है? और अर्थ के ऊपर ऐसे हज़ारों किलोमीटर तक ऐसे लेयर बाय लेयर पाई जाती है। जैसे पहली लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई। इन लेयर को एक अलग-अलग नाम दिया गया है। जैसे नीचे यहाँ को बोला जाता है क्षोभ मंडल कहा जाता है, यहाँ को बोला जाता है समताप मंडल बोला जाता है और यहाँ पे बोलेगा मध्य मंडल बोला जाता है। ऐसे 5 मंडल हैं, उनकी अलग-अलग तरीके से बात की जाती है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें इन एनवायरनमेंट में, इन वायुमंडल में कौन-कौन सी गैस पाई जाती है। जैसे कि हमारे पूरे वायुमंडल में जो मतलब महत्वपूर्ण और बड़ी गैसों की जो मात्राएँ हैं, जिसमें से नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण गैसेज़ हैं। बाकी और भी गैसेज़ हैं, हीलियम है, नियॉन है, मीथेन गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी गैसेज़ हैं लेकिन वो बहुत अल्प मात्राएँ में हैं। तो बाकी इन गैसेस का रोल क्या है, अब इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिसका आप जवाब दीजिएगा मुझे। क्या CO2 क्या CO2 एक खतरनाक गैस है? आप बताइएगा मुझे, क्या CO2 क्या एक खतरनाक गैस है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है ना, वो हानिकारक होती है। लेकिन जो प्रेज़ेंट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, आज ये गैस नहीं होती ना, तो इस पृथ्वी का वायुमंडल बिल्कुल हमारे रहने लायक नहीं होता। यानी दिन के समय में सूर्य का तापमान जो है पृथ्वी पे जो आता है, जो उसका प्रकाश आता है, उसके वजह से पृथ्वी का जो तापमान है, वो 100 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता। और रात के समय यही -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री के आसपास चला जाता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस ना हो तो। अब देखते हैं इसका रोल कैसे है, ये काम कैसे करता है, ठीक है? तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ पहले। ये समझिए कि ये हमारा सन है, ठीक है? और ये हमारा अर्थ है और इसके बगल पे ये जो इसके चारों ओर ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, हमारा बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है? यही वायुमंडल है। जब सन की लाइट जब इस पृथ्वी के केंद्र पे या पृथ्वी के धरातल पे पहुँचती है, जब ये प्रकाश की किरणें, जब धीरे-धीरे ये प्रकाश की किरणें आती रहती हैं और धरातल को गर्म करती है, तो जिस प्रकार से ये प्रकाश आ रहा है सूर्य से, ये वापस उसी फॉर्म में ये लौट भी रहा है। आप ध्यान देंगे, ये इसी फॉर्म में वापस अंतरिक्ष में भी जाने लगता है। लेकिन जो CO2 गैस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने कहा था ना कि ये आपकी बढ़ी हुई मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन इसकी स्थिर मात्रा ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो पृथ्वी को मानव के साथ-साथ सभी जीव-जंतुओं की रहने की योग्य बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होता, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पृथ्वी का तापमान बिल्कुल ही अलग टाइप का आपको दिखाई देता। दिन में सैकड़ों डिग्री सेल्सियस पार करता और रात्रि में -40-50 डिग्री, 80 डिग्रीज़ तक भी चला जाता। तो ये अगर आज पृथ्वी पर सभी जीव-जंतु
पेड़ पौधे जितने भी जीव हैं उनके रहने योग्य का जो वातावरण बना हुआ है उसके लिए अगर जिम्मेदार अगर देखा जाए तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड काम कैसे करता है आप ही जानिए। अब जैसे कि ये सूर्य की किरणें ये पृथ्वी के धरातल तक आ रही है। अब इससे पृथ्वी का धरातल जो है वो गर्म हो जा रहा है। अभी जब ये पृथ्वी का धरातल गर्म हो रहा है तो अब क्या है कि जो प्रकाश जो है वो ऊपर की तरफ यानी अंतरिक्ष की तरफ निकलता चला जा रहा है। लेकिन इसी इसी वायुमंडल में छोटे 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 जो गैस की मात्राएं होती हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये ऊष्मा जो जो सूर्य का प्रकाश जो है, आप इस नेक्स्ट स्लाइड पे आप यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए जब ये प्रकाश यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है बिल्कुल ये ऐसे जो आ रहा है, ये वापस जब अंतरिक्ष की तरफ लौट रहा है तो इसमें मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप की जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये जानिए ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा जो कि अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए, उसमें से ये क्या है बहुत सारी ऊष्मा को ट्रैप कर लेती हैं यानी रोक लेती हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो सनलाइट यहाँ पे पृथ्वी की धरातल पहुँच रहा है, अब यहाँ से ये उल्टा ऐसे अंतरिक्ष की तरफ भी निकल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा ना भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो थी वो 0.04% थी। लेकिन अगर उसकी मात्राएं अगर बढ़ती चली जाएंगी तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। और जब वृद्धि हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पृथ्वी की धरातल आया, मान लीजिए ये ऊष्मा 100% थी। ठीक है, ये ऊष्मा 100% थी। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जब अंतरिक्ष में गई, मान लीजिए 70% निकल गई, लेकिन बचा कितना 30%। ठीक है, 30% बचा। एक सेकेंड में आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। अब देखिए, तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि जो 100% एनर्जी आ रही है उसमें 70% जो था वो रिलीज़ हो गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, जो 100% ऊर्जा आ रही थी जिसमें 70% जो है वो रिलीज़ हो जा रहा था, 30% जो है बच जा रहा था। इससे क्या होता है, जब शाम का समय होता है सूरज ढलने के बाद तो आपको लगता है कि नहीं सूर्य अभी गर्मियों के समय में लगता है कि 8-9 बजे तक थोड़ी गर्मी लगती है, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अब मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि ज़्यादा जो है ऊष्मा वो बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो मान लीजिए अभी जैसे मैंने कहा ना 70% जो है यानी 70% जो ऊष्मा है अंतरिक्ष की तरफ निकल गई। लेकिन जब अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो अब क्या काम करेगा, जो 70% जो है ऊष्मा जो रिलीज़ कर रहा था, जो अंतरिक्ष में जा रहा था, अब ये 70% की जगह मान लीजिए कि ये 60% को कवर कर रहा है। अगर ये 60% को भेज रहा है तो अब 40% जो ऊष्मा है वो पृथ्वी की धरातल तक ही रह जा रहा है। अब इससे क्या होगा, जब ऊष्मा जब ज़्यादा पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाएगी तो ऑब्वियसली पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाएगा। ये इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण कितनी समस्याएं आ सकती हैं और इवन दो अभी चल भी रही हैं, इसके बारे में मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।